नमस्कार साथियों, वीकेजी फ्यूजन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा विलियन पार्ट चल रहा है और विलियन पार्ट में हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं और इन 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों में एक अणुसंख्य गुणधर्म हमने पिछले टॉपिक में देख लिया है जिसका नाम था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और आज हम अब दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है परासरण दाब। आज हम आपके लिए विशेष रूप से स्मार्ट क्लासेस विद सुपर एनिमेशन लेकर आए हैं। आज के टॉपिक में अधिकतर एनिमेशन के द्वारा मैं आपको विशेष तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्ट समझने में आ जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो परासरण दाब हम देख रहे हैं और परासरण दाब में हम देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक हमारे को कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विसरण की या जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है। इसके अलावा परासरण किसे कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा करनी है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्थात एसपीएम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा परासरण दाब जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है आज का, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर साथ में हम व्युत्क्रम परासरण अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानकारी लेंगे। इसके अलावा परासरण दाब के सामान्य जीवन में उपयोग और परासरण दाब के नियम और साथ में परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी अणुसंख्य गुणधर्मों के द्वारा हम अणुभार की ही गणना यहाँ पर करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विसरण की, जिसे डिफ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। और विसरण की परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि किसी पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की तरफ गति करते हैं तो उसे ही विसरण कहा जाता है। अर्थात यदि कोई भी पदार्थ की सांद्रता किसी स्थान पर ज़्यादा है तो वह अपने आप ही कम स्थान की तरफ गति करने लग जाता है। जैसे पानी जिस जगह पर ज़्यादा है तो वो कम पानी की तरफ अपने आप गति करता है। इसे पदार्थ के अणु पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। अर्थात जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा हम लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है क्योंकि विसरण की प्रक्रिया के द्वारा केमेनोफोर का जो गुलाबी रंग है वो धीरे धीरे पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाता है। इनको हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं धूप बत्ती जलती है घरों में, मंदिर के अंदर, और धूप बत्ती को जब हम जलाते हैं तो जिस स्थान पर धूप बत्ती जलती है वहाँ पर धुआं निकलता है और उसकी खुशबू पूरे कमरे में यहाँ तक कि बाहर भी फैल जाती है। उसका कारण भी विसरण ही होता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, माचिस की तीली के द्वारा धूप बत्ती को जलाया जाता है तो धूप बत्ती से धुआं निकलता है और वो धुआं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चारों तरफ वो फैलने लग जाता है। तो इस विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही फाइनली खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखें, हम 2 गैस ले लेते हैं। एक गैस में लाल कण है और दूसरी गैस में हरे रंग के कण हैं और दोनों को हम सेपरेट करके रखे हुए हैं अलग अलग पात्रों में। अब जैसे ही यदि हम यहाँ से इनका सेपरेशन वाला पार्ट हटा देंगे, दोनों गैसें एक दूसरे में मिलेगी। गैस बी की सांद्रता इधर ज़्यादा है तो बी के कण अपने आप ही कम सांद्रता की तरफ गति करेंगे और इसी प्रकार से गैस ए के कणों की सांद्रता दूसरी तरफ ज़्यादा है तो वो गति करके हरे कणों की तरफ चलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक दोनों तरफ साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसें एक दूसरे में समान रूप से मिल जाती है। विसरण के बाद अब हम बात करते हैं परासरण की। परासरण को ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। सबसे पहले एबे नॉलेट ने इसके बारे में जानकारी दी थी 1748 में। 1748 में सर्वप्रथम इन्होंने परासरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और दुनिया को परासरण के बारे में जानकारी दी थी। अब परासरण की प्रक्रिया होती क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं 2 हमने पात्र लिए हैं अलग अलग। पहले पात्र में हमने शुद्ध विलायक अर्थात या पानी भर दिया है और दूसरे पात्र में हमने विलयन ले लिया है
जिसमें विलायक के कण भी है और विलेय के कण भी है। यहाँ पर हरे रंग के जो कण हैं वो अवाष्पशील विलेय के कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि नीले रंग के कण विलायक के कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक तरफ तो सारे के सारे कण विलायक के हैं, जबकि दूसरी तरफ विलयन है जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण उपस्थित है, और इन दोनों को हमने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया हुआ है। अब हम पहले ये जानकारी प्राप्त करते कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या हो। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसे हम SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको SPM कहा जाता है, यह एक प्रकार की सतत शीट होती है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही गुजर पाते हैं, विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं। इसे हम ठीक उसी प्रकार से ले सकते हैं जिस प्रकार से चाय की चलनी होती है, उसमें से हमारी लिक्विड चाय ही छन पाती है, जबकि चाय की पत्ती या अदरक उस चलनी के ऊपर ही रह जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अर्ध पारगम्य झिल्ली भी होती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही गुजर पाते हैं, विलेय के कण नहीं गुजर पाते हैं। ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। सभी जानवर और पादपों की जो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली होती है, वो भी एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली ही होती है, क्योंकि इन दोनों कोशिकाएं, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, इनको चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली कवर किए हुए रहती है, और वह अर्ध पारगम्य झिल्ली के समान ही व्यवहार करती है, क्योंकि उसमें से भी निश्चित आकार के कण ही कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो नेचुरल SPM अर्थात प्राकृतिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो है पिग्स ब्लैडर, क्योंकि जो सुअर का ब्लैडर होता है वो एक थैले के समान होता है और उसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पार्चमेंट पेपर, जिसको चर्म पत्र के नाम से भी जाना जाता है, यह भी एक प्राकृतिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार से कई आर्टिफिशियल या कृत्रिम SPM का निर्माण भी कर लिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेलोफेन। इसके अलावा फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, ताजा बने हुए अकार्बनिक पदार्थ, जिनमें मुख्यतया पोटेशियम फेरोसाइनाइड या कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, वो आर्टिफिशियल SPM अर्थात कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करते हैं। अब हम वापस परासरण की प्रक्रिया पर चलते हैं। इसमें हमने बात की थी कि शुद्ध विलायक है एक तरफ और एक तरफ विलयन है, और इन दोनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा हमने पृथक किया हुआ है। जैसा कि आपने अभी देखा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से सिर्फ विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से परासरण की प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि जो शुद्ध विलायक के कण हैं अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं, अर्थात शुद्ध विलायक के कण विलयन की दिशा में गति करेंगे, और इस प्रक्रिया को ही परासरण कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से शुद्ध विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली के मध्य जो छोटे छोटे छिद्र से होते हुए विलयन की तरफ गति कर जाते हैं। तो इस प्रकार से विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ गति करने की प्रक्रिया को ही परासरण कहा जाता है। अब यहाँ पर तो हमने एक तरफ शुद्ध विलायक और विलयन लिया। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक तरफ तनु विलयन ले लेते हैं और एक तरफ सांद्र विलयन का उपयोग हम कर रहे हैं। तनु विलयन वह है जिसमें अवाष्पशील विलेय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन में अवाष्पशील विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हरे रंग के मोटे कण हैं वो अवाष्पशील विलेय को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इधर तनु विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा कम होती है। तो परासरण की प्रक्रिया में बस इतना ही ध्यान रखना है कि विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता हुआ गति करता है, तो वही प्रक्रिया परासरण कहलाती है। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के कणों की गति होती है, और इसी प्रक्रिया को परासरण के नाम से जाना जाता है। तो इतना समझने के बाद हम परासरण की प्रक्रिया की प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवेश करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही परासरण कहा जाता है। उम्मीद करता हूं परासरण शब्द आपको अच्छी तरह से समझने में आ गया होगा
कि परासरण की प्रक्रिया क्या होती है, और इससे पहले विसरण की प्रक्रिया भी हमने समझ ली थी। अब हम बात करते हैं परासरण और विसरण में अंतर क्या है। देखिए, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, क्योंकि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर ही प्रवेश करते हैं, तो ही वो परासरण कहलाता है। जबकि विसरण में ऐसी कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है। जबकि परासरण में सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण ही गति करते हैं, विलेय के कण गति नहीं करते हैं। जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण ही गति करते हैं। परासरण की प्रक्रिया सिर्फ विलयन के अंदर ही संपन्न होती है, जबकि विसरण की प्रक्रिया चाहे द्रव अवस्था हो, चाहे गैस अवस्था हो, या विलयन भी है, तो भी विसरण की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, परासरण की प्रक्रिया को बाहरी दाब लगाकर रोका जा सकता है, या इसे विपरीत दिशा में भी किया जा सकता है। जबकि विसरण की प्रक्रिया को न तो रोका जा सकता है और न ही इसे विपरीत दिशा में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं परासरण की प्रक्रिया का होने का कारण क्या है। क्यों विलायक के कण एक तरफ से दूसरी तरफ गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए। तो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन उन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वाष्प दाब का सिद्धांत है। वाष्प दाब का सिद्धांत क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाईं तरफ तनु विलयन लिया गया है और दाईं तरफ सांद्र विलयन हमने ले रखा है। जो तनु विलयन है उसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा कम होती है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, राउल्ट का नियम हमने पढ़ा था। राउल्ट के नियम में हमने देखा था जो तनु विलयन होता है उनका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, जबकि अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन होते हैं उनका वाष्प दाब कम होता है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही यह फंडा क्लियर होगा। अब हम यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तनु विलयन यदि है तो उसका वाष्प दाब यहाँ पर अधिक होगा, जबकि सांद्र विलयन हम लेते हैं तो उसका वाष्प दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। और आपको ये अच्छी तरह पता है, जैसे हम वायु के रूप में भी देखते हैं कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करती है, तो वो तो वायु के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार से हम विलयन के लिए भी ले सकते हैं कि विलायक हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ गति करेंगे, अर्थात जिधर उच्च वाष्प दाब है उधर से विलायक गति करते हुए निम्न वाष्प दाब की तरफ चले जाते हैं, और इसी कारण से परासरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य टॉपिक परासरण दाब के ऊपर। परासरण दाब को हम दो प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रकार देखते हैं। हमने एक पात्र ले लिया है, उस पात्र में हमने पानी भर दिया है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, और हमने एक थिसिल कीप ले ली है। उस थिसिल कीप को हमने उल्टा लटका दिया है, और इसके मुंह पर इस जगह पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, और इस थिसिल कीप के अंदर हमने शक्कर का एक सांद्र विलयन भर दिया है। तो इस प्रकार से बाहर की तरफ पानी तनु विलयन के रूप में हो गया है, और थिसिल कीप में अंदर की तरफ शक्कर का विलयन एक सांद्र विलयन के रूप में हो गया है, जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि विलायक के कणों का फिर गति होगी अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, और वो विलायक के कण पानी से होकर के और इस शर्करा के विलयन की तरफ गति करेंगे। तो हम इसको देख सकते हैं कि धीरे धीरे विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए शर्करा के विलयन में जा रहे हैं, जिससे शर्करा के विलयन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात ये स्तर रुक जाता है और ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है। उसका कारण क्या है, उसको समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। हमने पढ़ा था कि जब गोताखोर पानी के अंदर गोता लगाते हैं और वो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर पानी का दबाव लगातार बढ़ता जाता है, जिससे उनके शरीर में नाइट्रोजन घुल जाती है और बैंड की समस्या हमने पढ़ी थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जैसे जैसे परासरण की प्रक्रिया हो रही है और विलायक के कण इस थिसिल कीप के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं और इस थिसिल कीप में विलयन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि विलयन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो इतने बड़े स्तंभ का दाब अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर लगता है, और इस स्तंभ के कारण लगने वाले दाब को हम द्रव स्थितिक दाब कहते हैं। अर्थात द्रव की स्थिति बदल गई है, द्रव बढ़ गया है, इसमें एक स्तंभ बन गया है और उसके कारण
इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के ऊपर जो दाब लग रहा है उसे हमने द्रव स्थितिक दाब बोल दिया है, और इस द्रव स्थितिक दाब के कारण ही अब परासरण की प्रक्रिया रुक गई है। इसीलिए हम परासरण दाब की परिभाषा दे सकते हैं कि वह द्रव स्थितिक दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। तो मैं समझता हूं चित्र के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा आपको यह फंडा समझने में आ गया होगा। अब हम परासरण दाब को एक दूसरे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने एक पात्र ले लिया है जिसके बाएं और दाएं दोनों तरफ मुंह है, और दोनों तरफ हमने बहुत ही सॉफ्ट पिस्टन लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं हरे रंग के पिस्टन यहाँ पर है, और इसके अंदर 2 विलयन हमने भर दिए हैं और बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उनको अलग कर दिया है। बाईं तरफ हमने पानी या तनु विलयन ले लिया है, जबकि दाईं तरफ हमने यहाँ पर सांद्र विलयन भर दिया है। तो अब एक बार फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली है, तनु विलयन है और सांद्र विलयन है। आप समझ सकते हैं कि विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करेंगे, जो कि परासरण में एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं तो इधर पानी की मात्रा में कमी आएगी और पिस्टन नीचे की तरफ गति करने लग जाएगा, और दूसरी तरफ सांद्र विलयन में मात्रा बढ़ेगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ गति करने लग जाता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पिस्टन नीचे आ रहा है और इधर पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार। तो इस प्रकार से परासरण की प्रक्रिया में यह कार्य होता है। लेकिन यदि हम जो सांद्र विलयन की तरफ पिस्टन ऊपर की तरफ गया है, इसके ऊपर हम बाहर से एक अतिरिक्त दाब लगा दें और अतिरिक्त दाब लगाकर इसको पूर्व स्थिति में लेकर के आ जाएं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाहरी दाब हमने लगाया है और पिस्टन अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौट कर आ गया है। और जब पिस्टन वापस पूर्व स्थिति में लौट कर आ गया है तो उस कंडीशन में परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि बाहरी दाब लगाने पर यदि परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है तो वो बाहरी दाब ही परासरण दाब कहलाता है, जिसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के प्रवाह को रोक देता है वही परासरण दाब कहलाता है। तो इस प्रकार से जब हम बाहर से अतिरिक्त दाब लगा करके और पिस्टन को पूर्व स्थिति में रखने का प्रयास करते हैं तो जो बाहरी दाब लगाया जा रहा है उसे ही परासरण दाब कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जैसे ही परासरण दाब लगाया है, परासरण दाब लगाने पर परासरण की प्रक्रिया रुक गई है, अर्थात अब विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, यदि बाहरी दाब जो हमने परासरण दाब लगाया है हम उससे भी ज्यादा दाब इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर दें, तो ज्यादा दाब लगाने से अब क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिससे अब सांद्र विलयन में जो कोई विलायक के कण है वो विलायक के कण अब विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, अर्थात विलायक के कणों की गति सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ शुरू हो जाती है। इसको हम दूसरे चित्र से समझने का प्रयास करते हैं, और यहाँ हमारा टॉपिक है व्युत्क्रम परासरण का। अब व्युत्क्रम परासरण में भी हमने एक पात्र ले लिया है, एक तरफ हमने तनु विलयन या शुद्ध जल ले लिया है और दूसरी तरफ हमने समुद्र का खारा पानी ले लिया है, जो कि एक तरह से सांद्र विलयन हो गया है। हमने सांद्र विलयन के ऊपर एक पिस्टन लगा रखा है। अभी स्थिति नॉर्मल है और परासरण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, अर्थात इस पिस्टन के ऊपर ऑलरेडी हम परासरण दाब अप्लाई कर रहे हैं, जिससे परासरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। अब यदि हम ये जो बाहरी दाब लगा रहे हैं उस बाहरी दाब का मान परासरण दाब के मान से ज्यादा कर दें, अर्थात इस पिस्टन को और ज्यादा नीचे की तरफ हम धकेलने का प्रयास करें, तो सांद्र विलयन की तरफ से अर्थात खारे पानी की तरफ से विलायक अर्थात पानी के कण शुद्ध पानी की तरफ गति करने लग जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को व्युत्क्रम परासरण अर्थात विपरीत परासरण कहा जाता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो समुद्र के खारे पानी से शुद्ध पानी के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए शुद्ध पानी की तरफ गति करने लग जाते हैं, और उस शुद्ध पानी को हम अलग पात्र में एकत्रित करते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम शॉर्ट में आरओ कहा जाता है। आरओ का नाम आप सबने सुना है। सभी घरों में ज्यादातर खारे पानी की समस्या या फ्लोराइड पानी की समस्या होती है, वहां पर आरओ का उपयोग किया जाता है, और आरओ की यही प्रक्रिया होती है।
और इस प्रकार से शुद्ध पानी हमारे को प्राप्त हो जाता है। और आरओ का सबसे ज़्यादा उपयोग इजराइल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। तो समुद्र के खारे पानी को इस प्रक्रिया के द्वारा वो शुद्ध पानी में परिवर्तित कर लेते हैं, मीठे पानी में परिवर्तित कर लेते हैं, और वहाँ पानी की पूर्ति इस व्युत्क्रम परासरण के द्वारा हो जाती है। यदि आपको हमारे एनिमेशन पसंद आ रहे हैं, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम और ज़्यादा मेहनत करते रहें। अब हम परासरण के दाब के द्वारा विलयनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। 3 प्रकार के विलयन होते हैं, समपरासारी, अल्प परासारी और अति परासारी विलयन। यह हमने इस पाठ के शुरुआत में विलयनों के वर्गीकरण में भी देखा था, और एक बार फिर यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। समपरासारी विलयन सबसे पहले, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, वही 2 हमने अलग अलग विलयन ले लिए हैं, ए और बी, और इन दोनों विलयनों की सांद्रता बिल्कुल समान है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इनको अलग किया हुआ है। जब दोनों तरफ से सांद्रता समान होती है तो दोनों ही विलयनों का परासरण दाब भी समान होता है, और जब दोनों विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो ऐसे विलयनों को ही समपरासारी या आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। और आइसोटोनिक विलयन में विलायकों का मूवमेंट तो होता है, लेकिन दोनों तरफ मूवमेंट बिल्कुल समान होता है, इसलिए सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक या अल्प परासारी विलयन की। आप दूसरे चित्र में देखिए, एक तरफ हमने तनु विलयन लिया है और दूसरी तरफ सांद्र विलयन लिया है। तो जो तनु विलयन होता है वही अल्प परासारी विलयन कहलाता है, क्योंकि तनु विलयन का परासरण दाब कम होता है, जबकि सांद्र विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं। तो जो विलयन तनु विलयन होता है उसे अल्प परासारी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सांद्र विलयन होता है उसे हम हाइपरटोनिक या अति परासारी विलयन कहते हैं, जिसको हम अगले चित्र में समझ सकते हैं। यहाँ पर अगले चित्र में हम देख रहे हैं, हमने पहले सांद्र विलयन ले लिया है, फिर तनु विलयन ले लिया है, और तनु विलयन से विलायक के कण गति करते हुए सांद्र विलयन की तरफ जा रहे हैं। तो सांद्र विलयन जो होता है उसे हम अति परासारी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इन तीनों विलयनों को एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि सामान्य खाने वाला नमक है, इसका 0.9 भार आयतन प्रतिशत विलयन यदि हम लेते हैं जलीय विलयन, तो उस जलीय विलयन को सामान्य लवणीय विलयन के नाम से जाना जाता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है, RBC होती है, उनकी सांद्रता भी इसी के समान होती है, अर्थात RBC की सांद्रता भी NaCl के 0.9 भार आयतन प्रतिशत जलीय विलयन के समान होती है। इसीलिए आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है बॉडी के अंदर और सीधा वीनस में लगाया, अर्थात रक्त नलियों में कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उनकी सांद्रता हमेशा इसके समान होती है। वो बहुत जरूरी है, और यदि कम और ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा वो भी हम अभी देखेंगे। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि सांद्र विलयन का परासरण दाब हमेशा उच्च होता है, जबकि तनु विलयन का परासरण दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो ये बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसका परासरण दाब ज़्यादा है, किसका परासरण दाब कम है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जो भी सांद्र विलयन है उसका परासरण दाब ज़्यादा, और जो तनु विलयन है उसका परासरण दाब कम होता है। अब हम यहाँ लाल रक्त कणिका के द्वारा वापस इन तीनों प्रकार के विलयनों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक विलयन ले लिया है सामान्य लवणीय विलयन, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, और उसके अंदर हमने एक लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका डाल दी है। तो अब जैसा कि मैंने बताया, लाल रक्त कोशिका में भी सांद्रता इतनी होती है, बाहर भी सांद्रता इतनी है, इसीलिए विलायक के कणों का आवागमन बहुत ज्यादा नहीं होता, दोनों तरफ समान रहता है। इसीलिए इस प्रकार के विलयनों को हम समपरासारी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहेंगे। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। हमने बाहर की तरफ जो विलयन है वो तो NaCl का 0.9 भार आयतन प्रतिशत से कम सांद्रता वाला ले लिया, अर्थात वो विलयन कैसा हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। और जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सांद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाहर तनु विलयन और कोशिका हो गई सांद्र। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोशिका के चारों तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो प्रक्रिया वही परासरण की यहाँ पर चालू हो जाएगी, और तनु विलयन के कण कोशिका के अंदर प्रवेश करना
शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे कोशिका आकार बढ़ने लग जाता है और कई बार कोशिका फूल करके फट भी जाती है और इसको ही हम डीप्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाएं फूल जाती है और इस प्रकार के विलयन को अल्प परासारी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें जो तनु विलयन है उसका परासरण दाब को पाई से लिखा जा रहा है, उसका मान कम होता है, जबकि कोशिका के अंदर का परासरण दाब ज्यादा होता है। तीसरी कंडीशन है अति परासारी या हाइपरटोनिक। इसमें हमने जो कोशिका के चारों तरफ विलयन लिया है वो विलयन सांद्र विलयन लिया है। सांद्र का मतलब NaCl का 0.9 भार आयतन प्रतिशत से अधिक सांद्रता का जलीय विलयन हमने यहाँ पर लिया है। इसका मतलब ये सांद्र विलयन हो गया। और कोशिका के अंदर क्या हो गया? तनु विलयन हो गया। बाहर सांद्र और कोशिका के अंदर तनु विलयन हो गया है और कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करती है। तो हम देख सकते हैं कोशिका के अंदर से जल के कण बाहर की तरफ निकलने लग जाते हैं और जल के जब कण बाहर निकलते हैं कोशिका धीरे धीरे सिकुड़ करके और पतली हो जाती है और रक्त कणिकाओं का इस प्रकार से सिकुड़ना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो इस प्रकार से लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के विलयन, समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन और अति परासारी विलयन। अब हम परासरण का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कहाँ कहाँ परासरण की प्रक्रिया हमारे काम में आती है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कच्चे आम का अचार। जी हाँ, जब कच्चे आम का अचार बनाते हैं तो हम देखते हैं शुरुआत में तो आम टाइट रहता है, लेकिन जब उसको तेल में डाल दिया जाता है तो कुछ समय के पश्चात कच्चा आम होता है वो सिकुड़ जाता है क्योंकि उसका निर्जलीकरण हो जाता है और इस प्रकार से अचार तैयार हो जाता है। तो अचार तैयार होने की प्रक्रिया भी परासरण से संबंधित होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है मुरझाए फूल या गाजर को पानी में रखने पर वो वापस सही हो जाते हैं। मुरझाए फूल आपने देखे होंगे या गाजर या मूली जो होती है वो गर्मियों में मुरझा जाती है, बिल्कुल सिकुड़ सी जाती है, नरम हो जाती है, लेकिन जैसे उनको पानी में रखते हैं या पानी का छिड़काव करते हैं तो वापस वो तनन हो जाती है। तो ये प्रक्रिया भी परासरण से ही संबंधित होती है। तीसरा है ज्यादा नमक या नमकीन खाने वाले व्यक्तियों में सूजन होना और इस सूजन को एक विशेष नाम एडिमा दिया गया है। इस बीमारी को एडिमा कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में एक हाथ इसका सूजा हुआ है। उसका कारण कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नमक या नमकीन खाता है तो बहुत ज्यादा नमक या नमकीन खाने से क्या होता है कोशिकाओं में उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो कोशिकाओं में सांद्रता ज्यादा हो जाती है तो फिर कोशिका जल के अणुओं को अंदर की तरफ खींचने लग जाती है। परासरण की प्रक्रिया होती है, जल के अणु अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं और वो कोशिका के अंदर ही रह जाते हैं जिससे कोशिकाएं फूल जाती है और इस फूलने को ही हम एडिमा के नाम से जानते हैं। इसीलिए ज्यादा नमक या नमकीन खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चौथा है मांस या मक्खन का संरक्षण। मांस या जो मक्खन होता है उसके ऊपर नमक को रगड़ दिया जाता है जिससे वो खराब नहीं होते हैं, क्योंकि यदि कोई मांस मक्खन के ऊपर बैक्टीरिया पनप भी जाता है तो नमक के द्वारा उसका निर्जलीकरण हो जाता है परासरण की प्रक्रिया के द्वारा और वो वहीं पे खत्म हो जाता है और मांस और मक्खन सुरक्षित रहते हैं। और पांचवा है पौधों के द्वारा पानी का अवशोषण। हम जानते हैं पेड़ों की जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। पेड़ों की जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है तो यहाँ जो जड़ होती है वो जड़ नमी युक्त मिट्टी के कणों के संपर्क में रहती है और नमी युक्त मिट्टी के कणों में वहां पानी की मात्रा ज्यादा है और कोशिका में पानी की मात्रा कम होती है। तो पानी परासरण के द्वारा धीरे धीरे कोशिकाओं में प्रवेश करता हुआ और फाइनली पत्तियों तक पहुंच जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने दाईं तरफ यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक एनिमेशन तैयार किया है और यहाँ पर ये जो काले रंग के आपको दिख रहे हैं ये मिट्टी के कण हैं और मिट्टी के कणों के चारों तरफ ये नीले रंग के जल के कण यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये कोशिकाएं हैं और ये जो पहली कोशिका है ये जल के कणों से घिरी हुई है। बाहर जल की मात्रा ज्यादा है, कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम है, तो बाहर से जल के अणु कोशिका में परासरण की क्रिया के द्वारा प्रवेश करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाहर के अणु कोशिका में प्रवेश कर गए हैं। इस कोशिका में जल के अणु ज्यादा हो गए हैं और पड़ोस वाली कोशिका में जल के अणु कम है, यानी वो सांद्र है। तो वहां से फिर जल के अणु क्या करेंगे, पड़ोस की कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इस प्रकार से जल आगे गति करेगा। फिर इसी प्रकार से प्रक्रिया आगे चलेगी। फिर पड़ोस वाली कोशिका ज्यादा सांद्र हो गई और ये तनु हो गया
तो फिर जल के कण फिर अगली कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से जल के कणों एक एक कोशिका से आगे बढ़ते हुए और फाइनली पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इस जल के अवशोषण की इस प्रक्रिया में परासरण का योगदान बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इस योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं और परासरण की प्रक्रिया का योगदान जल के अवशोषण में होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब कभी आपका हाथ पानी में ज्यादा समय तक रह जाता है तो हाथों की झुर्रियां सी पड़ जाती है, उसका कारण भी परासरण ही होता है, क्योंकि पानी अंदर प्रवेश कर जाता है जिससे हमारी त्वचा ढीली हो जाती है। तो ये सारे के सारे उदाहरण परासरण के उदाहरण है, और भी कई सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन आपको कुछ उदाहरण ध्यान में रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब के नियमों। एक वैज्ञानिक थे वानटॉप ने गैसों के नियमों का बहुत अध्ययन किया, और बहुत अध्ययन करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये गैसों के नियम विलयनों पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसी प्रयास में उन्होंने कुछ नियम दिए। जैसे गैसों के लिए बॉयल का नियम होता है, उस बॉयल के नियम को इन्होंने विलयनों पर भी अप्लाई किया, तो उस नियम को फिर अब नाम दे दिया वानटॉप बॉयल नियम। और नियम वो का वही है कि निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ेगी तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, या सांद्रता का उल्टा होता है आयतन, अर्थात परासरण दाब आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम वानटॉप और गैलुसेक का नियम दिया इन्होंने। इसमें कहा गया कि निश्चित सांद्रता और तनुता पर विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो परासरण दाब बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो परासरण दाब भी कम होगा। कुल मिलाकर इन दोनों नियमों को वानटॉप ने मिला दिया, और दोनों को मिलाने पर प्राप्त हुआ पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी। और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते, बराबर का चिन्ह लगाते थे, कांस्टेंट लगाते, यहाँ कांस्टेंट लगा दिया उसने आर वही है जो गैस स्थिरांक है, बस यहाँ पर इसको गैस स्थिरांक न बोल करके हम विलयन स्थिरांक बोल सकते हैं। तो पाई बराबर आर टी अपॉन वी यहाँ पर हो जाता है, और v को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करके पाई के पास लेके जाएं तो पाई v इज इक्वल टू आर टी हो जाता है। जो सूत्र प्राप्त हुआ है ये 1 मोल गैस के लिए प्राप्त हुआ है। यदि हम 1 मोल न लेकर के और n मोल अवाष्पशील विलेय लेते हैं यहाँ पर, तो n मोल के लिए सूत्र हो जाएगा पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर r जैसा कि मैंने बताया विलयन स्थिरांक है, जिसका मान गैस स्थिरांक के समान ही होता है। और यहाँ ये जो समीकरण प्राप्त होती है हमारे को पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसे वानटॉप की विलयन समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप, जैसे वानटॉप विलयन की समीकरण हमारे को पता है, हमने पढ़ा है पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी है। पाई यहाँ पर परासरण दाब है, वी विलयन का आयतन है, एन बी विलेय के मोल है, आर गैस स्थिरांक, यहाँ पर हम विलयन स्थिरांक बोल रहे हैं, टी परम ताप है। यदि v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पाई बराबर एन बी अपॉन वी आर टी हो जाता है, और एन बी अर्थात मोल और v हो गया आयतन, तो मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर होती है सांद्रता, तो इसको हम एन बी अपॉन वी को c के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास नया सूत्र आ जाता है पाई बराबर सी आर टी। इस तरह से यहाँ हम देखिए यदि कोई निश्चित तापमान पर हम बात करें तो निश्चित तापमान है तो टी स्थिर हो जाएगा, आर अपने आप में पहले से स्थिरांक है, तो उन परिस्थितियों में परासरण दाब सांद्रता के बराबर आ जाता है, और सांद्रता का मतलब सीधा सीधा है कणों की संख्या, अर्थात हम बोल सकते हैं कि परासरण दाब भी एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म हो। अब हम देखते हैं जो सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए देखना है कि परासरण दाब से विलेय के अणुभार की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो वही सूत्र हमारे को लेना है, पाई वी इज इक्वल टू एन बी आर टी है। एन बी यहाँ मैंने बताया कि अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार सूत्र हम काम में लेते हैं, अर्थात डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो एन बी के स्थान पर ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास सूत्र हो जाता है पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी, और एम बी यहाँ पर अवाष्पशील विलेय का अणुभार हो गया है। इसको हम ज्ञात करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, तो एम बी बराबर हमारे को प्राप्त हो जाता है डब्ल्यू बी अपॉन पाई वी इंटू आर टी। तो इस सूत्र के द्वारा हम अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। इसमें हमारे को ग्राम में भार दिया होगा अवाष्पशील विलेय का, परासरण दाब दिया होगा, आयतन दिया होगा, गैस स्थिरांक का मान जो कि निश्चित होता है दिया होगा, और टेम्परेचर की वैल्यू दी होगी।
तो हम आसानी से अणुभार की गणना कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो दीर्घ अणु होते हैं अर्थात बड़े अणु होते हैं, उन बड़े अणुओं में अन्य जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यदि उनसे इनके अणुभार की गणना करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत ही कम मान हमारे को प्राप्त होता है, इसीलिए उनका उपयोग नहीं करते हैं। इसीलिए दीर्घ अणुओं के अणुभार की गणना के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है परासरण दाब। और जैसे बहुलक, प्रोटीन, ये दीर्घ अणु है और इन दीर्घ अणुओं के अणुभार की गणना के लिए सबसे उपयुक्त अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि सूक्ष्म अणु यदि आपको दिए हुए हो, उनके लिए आपको अणुभार की गणना करनी हो तो आप परासरण दाब के अलावा अन्य जो 3 अणुसंख्यक गुणधर्म है उनका उपयोग कर सकते हैं। परासरण दाब का उपयोग करते हुए यदि अणुभार की गणना करनी है तो कुछ बातों का हमारे को ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, यह कंडीशन जरूरी है। दूसरा, विलयन तनु होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए। और विलेय का विलयन में न तो संगुणन होना चाहिए और न ही वियोजन होना चाहिए। 3 परिस्थितियां यदि होती है तब हम उनके अणुभार की गणना आसानी से कर सकते हैं। और परासरण दाब ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण विधि एक जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है वो है बार्कले हार्ले विधि। ये बार्कले हार्ले विधि के द्वारा परासरण दाब की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से परासरण दाब, जो कि दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।